हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम आज वापस आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज प्रेमचंद जी के फटे जूते। तो बच्चों, जो आज की हमारी कहानी है वो है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो बच्चों ये लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी, इनके जीवन के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये इनका पिक्चर है ना, हरिशंकर परसाई जी का। तो इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1995 को। ये कौन थे? ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनका जन्म हुआ था जमानी, होशंगाबाद, जो कि कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। ठीक है, व्यंग मतलब एक मजाकिया अंदाज में अपनी कहानी को किस तरह लोगों के सामने परोसना है, ये कला को किसने अवगत कराया लोगों से? इनको अवगत कराया था हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत विधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा था। मतलब हरिशंकर परसाई जी जो थे, इनकी विधा कैसी थी? ये एक तरह से व्यंग्यात्मक विधाओं को लिखते थे और इनकी जो व्यंग होते थे ये पर्टिकुलर किसी बात को पॉइंट आउट करते थे। मतलब मजाक ही मजाक में समाज की कुरीतियों पर ये चोट करते थे। ठीक है, इनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा नहीं करती थी, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती थी। मतलब इनकी रचनाओं में समाज की कुरीतियों पर क्या होता था? निशाना होता था, जिनसे लोगों को ये अवगत कराना चाहते थे अपनी व्यंग विधा के माध्यम से। ठीक है बच्चों, जिनमें किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना असंभव है। मतलब कहानियां ऐसी होती थी जो हर एक आम व्यक्तियों से जुड़ती थी। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में अपनी कहानियों या अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के सामने परोसा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए मतलब समाज में जो पाखंड है, जो कई कुरीतियां चली आ रही है, उनका ये क्या करते थे? खिल्ली उड़ाते हुए सदैव उन्होंने अपने विवेक से और विज्ञान सम्मत की दृष्टि से सकारात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में एक खास किस्म का अपनापन होता था। मतलब कहानियां ऐसी लिखते थे कि हर व्यक्ति अपने से जुड़ा हुआ महसूस करता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनके जीवन की कुछ बातें थी, किस तरह से अपनी कहानियां लिखते थे, इनके बारे में थे। अब इनकी कुछ बहुत ही फेमस रचनाएं हैं जो आप कभी पढ़िएगा, जैसे कि तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, समाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर या माटी कहे कुमार से। ठीक है, शिकायत मुझे भी है, माटी कहे कुमार से, ये बहुत ही इनकी फेमस कविता है, आप लोग पढ़िएगा। और अंत में हम एक उम्र के से वाकिफ है, काग भगोड़ा, है ना, ये सारी इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, आप लोग पढ़िएगा। आगे चलते हैं। वसुधा पत्रिका के ये क्या रहे? संपादक रहे और संस्थापक भी। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन का उच्च शिक्षा सम्मान मिला इन्हें और सागर विश्वविद्यालय में इन्हें मुक्ति बोध सृजन पीठ के निदेशक पद पे भी ये सृजित रहे। जबलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डी.लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया और इन्हें शरद जोशी पुरस्कार से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ये सब सारी क्या थी? इनकी खूबियां थी। अब हमारी कहानी आगे चलती है, जो कि आधारित है प्रेमचंद जी के फटे जूते पर। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, ये कहानी है एक निबंध विधा पर आधारित। मतलब निबंध विधा क्या हुआ? एक तरह का ऐसे हुआ जैसे कि आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने एक मोबाइल रखा हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसके बारे में लिखिए। तो ये कहानी भी सेम उसी चीज पर बेस्ड है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हरिशंकर परसाई जी के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो रखा हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने ये सारी अपनी कहानियां लिखी है। ठीक है, कि वो कैसे सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। अब आप इन कहानी को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने कितनी सीधी और सुलझी बातें हमें समझाई है।
तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को और समझते हैं। परसाई जी के सामने प्रेमचंद का तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। ठीक है, उनके सामने एक फोटो रखा हुआ है, किनका किनका, प्रेमचंद और उनकी पत्नी का, जिसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं। ठीक है, सिंपल परिवेश में है, उन्होंने क्या पहना है, धोती और कुर्ता पहना है और सर पर एक टोपी लगाई हुई है। अब शरीर से तो बहुत ही दुबले पतले हैं और चेहरा कैसा लग रहा है उन्हें, चेहरा बैठा हुआ सा लग रहा है और हड्डी उभर के सामने आ रही है। ठीक है, अब लेखक बोलते हैं चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे कैसी निर्धनता में जी रहे थे। अब इतने महान लेखक हैं और इनकी ऐसी कंडीशन है तो लेखक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, क्या अनुमान लगा रहे हैं कि देखने से तो लग रहा है कि वो निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, वे फोटो में क्या थे, कैनवास के जूते पहने हुए थे। फोटो में उन्होंने कैनवास का जूता पहना हुआ था जो क्या हो गया था, पूरी तरह से फट चुका था, जिसके कारण इतना फट गया था कि ठीक से बांध भी नहीं पा रहे थे, है ना। अब बांध नहीं पा रहे थे ये उन्हें पता तो नहीं है, ये उन्होंने फोटो में से देखकर अनुमान लगाया है। और क्या हुआ था, बंध भी नहीं पा रहे थे और बाएं पैर का जो उंगलियां थी वो क्या हो रही थी, बाहर दिख रही थी। किनको बाहर दिख रही थी, हरिशंकर परसाई जी को। इन्होंने इतना नोटिस किया और इतनी डिटेल हमारे सामने रखी। आगे कहानी चलती है जिसमें है उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही कि यदि प्रेमचंद जी फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत में हैं तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या दशा रही होगी, है ना। अब सीधी सी बात है कि अगर हम जब भी किसी फोटो खिंचवाने जाते हैं या सेल्फी भी लेते हैं तो सबसे बेस्ट अपने कपड़े पहनते हैं, एकदम टिप टॉप, हमारे बाल जमे होने चाहिए, जूता एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना, किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ते हैं हम लोग। पर वही लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि जब हम फोटो खिंचाने में अपना सबसे बेस्ट ड्रेस पहन के जाते हैं तो लेखक भी तो फोटो ही खिंचाने गए हैं, पर उन्होंने कैसे अपना एकदम साधारण से कपड़े पहने हैं और जूते भी फटे हुए पहने हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ये कौन सोच रहा है, ये हरिशंकर परसाई जी सोच रहे होंगे। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद जी कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। मतलब वो ऐसे तो नहीं थे कि दो तरह का जीवन जीते होंगे कि घर में एकदम साधारण सा रह रहे हैं और कहीं बाहर जा रहे हैं तो एकदम लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं, किसी से भी सामान लेकर पहन रहे हैं पर लोगों को थोड़ी पता है ना। तो वे ऐसे तो नहीं थे। फिर बात क्या रही होगी, ये कौन सोच रहा है, ये परसाई जी सोच रहे हैं। अतः उनकी घर की बाहर की एक ही जैसी जिंदगी रही होगी। तो लेखक ने क्या अनुमान लगाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में भी उनकी यही कंडीशन होगी और बाहर भी यही जिंदगी में जीते होंगे। फोटो में दिख रही स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर नहीं रहा होगा। ठीक है, तभी तो इतनी निश्चितता और लापरवाही से एकदम बिंदास होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। कौन फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रेमचंद जी। वे कैसे व्यक्ति थे, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, इसलिए वे अपनी गरीबी से कभी दुखी नहीं थे। मतलब जो है जितना है सुख है, सफिशिएंट है। मैं इस तरह का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, एकदम परिवेश एकदम सिंपल हो और विचार हमारे हिमालय से भी ऊंचे। आगे कहानी में लेखक कहते हैं प्रेमचंद जी के चेहरे पे एक व्यंग भरी मुस्कान है। मतलब मुस्कान कैसी है, एक मजाकिया मुस्कान है, जिसको देखकर परेशान कौन हो रहा है, जिसको देख के परेशान हो रहे हैं हमारे लेखक परसाई जी। वे सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो क्यों खिंचवाई, है ना। अब फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया, है ना, कि भाई कोई उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो वो कह रहे थे कि मैंने अभी फटा जूता पहना है, फोटो नहीं खिंचवा सकता, है ना। फिर लेखक को लगा होगा कि शायद पत्नी ने जोर दिया होगा। अब पत्नी ने जोर दिया होगा तो शायद उन्हें खिंचवाना ही पड़ा होगा फोटो, जैसी भी कंडीशन में हो। फिर लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद जी की इस दुर्दशा पे उन्हें रोना आ रहा है। किनको, परसाई जी को। किंतु उनकी आंखों की दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। किनको रोने से रोक दिया, यहाँ पर परसाई जी को रोने से रोक दिया गया उनकी परिस्थिति पर। फिर लेखक बोलते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं किसी से, है ना। होता क्या है कि लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं तो अगर उनके पास अच्छा जूता नहीं है तो किसी से उधार ले लेंगे, कपड़े अच्छे नहीं है तो किसी से मांग लेंगे। किसी शादी या पार्टी में गए हैं तो अगर उन्हें किसी की बीवी सुंदर दिख रही है तो वो ये तक पूछ लेते हैं कि क्या आपकी पत्नी जी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। लोग इन सब चीजों में भी संकोच नहीं करते हैं। तो फिर प्रेमचंद जी ने किसी से जूते क्यों नहीं मांगे, ये बातें किन्हें परेशान कर रही है, लेखक परसाई जी को। लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फोटो तक खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आए, है ना। अब लेखक यहाँ पे एक व्यंग कर रहे हैं कि भाई
हम परफ्यूम लगा कर जाते हैं फोटो खिंचवाने। अब फोटो में हमारी स्मेल या खुशबू तो आएगी नहीं, पर फिर भी लोग मूर्खता करते हैं और क्या करते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं तो परफ्यूम लगा कर जाते हैं। लेखक कहते हैं मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है ना। लेखक बोलते हैं कि मेरा भी जूता फट गया है, पर वो ऊपर से ठीक है। फटा कहाँ से है, नीचे से फटा हुआ है, तलवे से फटा है, ठीक है। मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगलियों को बाहर नहीं निकलने देता। मतलब लेखक बोलते हैं कि मैं पर्दों का पूरा ध्यान रखता हूँ, अपनी उंगली को कभी बाहर नहीं निकलने देता। अगर मेरा जूता फट भी गया है तो मैं अपनी उंगलियों को बाहर नहीं निकलने दूंगा, ठीक है। मैं इस तरह का फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि अगर मेरा जूता फट जाता तो मैं कभी फोटो नहीं खिंचवाता ऐसी कंडीशन में, है ना। लेखक व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है कि क्या हुआ होगा। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर मतलब क्या है। प्रेमचंद जी किस और इशारा करना चाह रहे हैं, ये उन्हें परेशान कर रहा है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया था, है ना। लेखक बोल रहे हैं क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया था, या इतनी परेशानी होने के बाद भी वे इतना मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ देखिए लेखक ने बहुत सारी उनकी फेमस कहानियों का वर्णन अपने शब्दों में किया है, समझिएगा। जैसे कि लेखक बोलते हैं क्या होरी का गोदान हो गया था, या हल्कू किसान के खेत को नीलगायों ने चर लिया था, या माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली थी, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा था, जिससे उनका जूता घिस गया। अब यहाँ देखिए आप प्रेमचंद जी की कुछ बहुत सी फेमस कहानी का संग्रह, जैसे कौन है, हल्कू किसान, है ना, गोदान, नीलगाय, है ना, कफन, है ना, महाजन, ये सब कौन सी किसकी फेमस रचनाएं, ये सब प्रेमचंद जी की फेमस रचनाएं हैं, जिसने परसाई जी ने बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी निबंध में प्रस्तुत किया है, ठीक है। फिर लेखक बोलते हैं लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त कौन है, कुंभन दास। ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का भी तो जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अब लेखक बोल रहे हैं कि ईश्वर भक्त जो थे कुंभन दास का भी जूता घिस गया था, पर वो क्यों घिसा था, क्योंकि वे फतेहपुर सीकरी से डेली आना जाना करते थे। क्या लेखक के साथ भी, प्रेमचंद जी के भी साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या। फिर अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद जी का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, है ना, क्योंकि अगर लंबा चक्कर काटने से जूता फटा होता तो वो नीचे से फटा होता, पर उनका जूता कैसे फटा था, उनका जूता ऊपर से फटा था। बल्कि वे सारा जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते आए होंगे, मतलब अपनी परेशानियों को उन्होंने हमेशा ठोकर मार के रास्ते से हटाया होगा, ठीक है। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। मतलब अपनी परेशानियों से लंबा चक्कर काटने के बजाय वे उसे रास्ते से हटाने में विश्वास करते थे, तभी तो उनका जूता सामने से फटा था। मतलब वे बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं था। मतलब वे समस्याओं से लड़ने में विश्वास करते थे, उससे भागने में नहीं। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, मतलब होरी जो थे एक कैरेक्टर है उनकी कहानी का जो अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। मतलब मुक्ति का साधन क्या था, नेम धर्म था। किसके लिए, होरी के लिए। अब आगे चलते हैं। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिन्हें उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए तलवे घिसते रहते हैं। मतलब यहाँ लेखक उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लेखक क्या थे, मतलब अपनी परेशानियों को ठोकर मार के उसको रास्ते से हटाते थे, है ना। और लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानियों से बचने के लिए लंबा चक्कर काटते हैं। तो लेखक इशारा कर रहे हैं कि अपनी परेशानियों से लड़ना चाहिए, ना कि उससे बचकर भागना चाहिए। अगर उससे बचकर आप भागोगे तो कभी ना कभी वो फिर से आपके सामने आएगी, ठीक है।
तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए आप इस बुक चैप्टर को अपनी बुक से एक बार जरूर पढ़िएगा, और किसी भी तरह के नोट्स के रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो देयर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन इज www.edugrown.in पर आप जरूर एक्सेस करिएगा। आपके हर तरह के नोट्स के रिकॉर्डिंग जो क्वेरी रहेगी वहाँ पर आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो यहीं पे मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।